से तुम लोग बाद में एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो। यस ना, यस। क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है बेटा? थोड़ा सा ब्लड है। यस सर, आ रहा है। An element undergo a reaction as shown. X will gain 2 electron, will convert into X2 minus. Energy released is 30.87 electron volt per atom. If energy released is used to dissociate 4 gram of H2 molecules equally into H plus and H star, where H star is excited state of hydrogen atom, where electron travel in orbits whose circumference equal to 4 times its de Broglie wavelength. Determine least moles of X that would be required given that ionization energy of hydrogen as 13.6 electron volt per atom, bond energy of H2 as 4.562 electron volt per molecule. मीन्स यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होता वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में यूज हो जाता। ये क्वेश्चन किया है किसी बच्चे ने? नहीं पहले? बेटा ये सम किया है किसी बच्चे ने पहले कि नहीं? नहीं सर। किसी बुक का ही क्वेश्चन है ये ना। क्वेश्चन हो जाने के बाद फिर मैं बुक का नाम भी बताऊंगा। कुछ बच्चे तो सॉल्व कर रहे थे यार उस बुक को। यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो 30.87 है और वही एनर्जी हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में यूज कर रहे हैं, जो H प्लस एंड H स्टार में कन्वर्ट हो जाना है। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है या क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम लोग के लिए इसका आंसर बढ़ा दूं थोड़ा सा, या कर पाओगे? यस आस्का पाठक, तुम्हारा आंसर सही है। ये बच्ची अच्छी है, ये करती है सॉल्व। ये आस्का मैं भूल गया, तुम्हारे सिस्टर का ब्रांच कौन सा था? MNC? नहीं, MCA होता है। अच्छा ठीक है, मतलब उसका नाम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। यस यस, मैं भूल गया था, मैं भी भूला। चलो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम लोग के लिए आगे बढ़ा देता हूं। जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहो। Here it is given as H2 molecule. Obviously, it can dissociate into 2 hydrogen atom, where hydrogen atom can convert into H plus and let's say H star. मुझे टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है कि इसमें पर मॉलिक्यूल हाउ मच एनर्जी विल रिक्वायर्ड है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगने वाला है इट इज 4.526 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। डू यू थिंक H को H प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, प्लस H को मुझे H स्टार में कन्वर्ट करना है। जो H से H स्टार वाला एक्साइटेड स्टेट है, कैन यू सजेस्ट मी वो कौन सा एक्साइटेड स्टेट होगा? H स्टार कौन से एक्साइटेड स्टेट में है?
एच स्टार डू थिंक फोर्थ ऑर्बिट में होगा, क्योंकि वहां गिवन है कि जो सर्कमफ्रेंस है इट शुड अकोमोडेट 4 वेवलेंथ। कुछ याद है ऐसा कि भाई लेट्स से इफ वी हैव 2 पाई आर for fourth orbit, it will be nothing but 4 wavelength. Yes, sir. N lambda. Yes. For fourth orbit, है ना? So do you think another energy required? Yes, हरिप्रिया तुम्हारा आंसर भी सही है बेटा। 13.6 do you think ये हो जाता 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट से मुझे फोर्थ ऑर्बिट में जंप कराने के लिए हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई। नाउ यू कैन फाइंड आउट टोटल एनर्जी हियर, है ना? हियर यू कैन फाइंड आउट लेट्स से टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इज 4.526 प्लस 13.6 प्लस 13.6 टाइम्स ऑफ 15/6 कितना होगा ये सब मिला के? मतलब ये कितना एनर्जी है? 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 15/16, ये सब मिला के टोटल एनर्जी यू हैव टू फाइंड आउट, है ना? 30.87 30.86 सब 30.87 ही होगा शायद फिर, है ना? हाँ सर 30.87 30.87 मींस, क्योंकि ये भी देखो 30.87 ही गिवन है ना? इसलिए मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान करने के लिए कुछ तो होगा पक्का, है ना? So the total energy required per molecule is, let's say, 30.87, and number of H2 molecules should be equal to, I think 4 divided by 2Na आ जाता, mass divided by molecular mass multiplied by Avogadro number, which comes out to be, let's say, 2Na. और हर एक 2Na के लिए हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई? 30.87। और पर मोल यहां से भी या पर एटम यहां से भी 30.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होने वाला है। तो डू यू थिंक द मोल्स ऑफ एक्स रिक्वायर्ड विल बी आल्सो टू, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के, डू यू थिंक उतने ही नंबर ऑफ एटम्स मुझे चाहिए, क्योंकि एक में 30.87 रिलीज होगा और एक में 30.87 सप्लाई करना पड़ेगा, है ना? यस। हाँ। इसमें से करके हुआ है। Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या था ये क्वेश्चन? हाँ, sir. हाँ सर। बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सर आप एंड का एक बार वापस समझा सकते हो? हाँ, मैं सिर्फ ये बता रहा था बेटा कि पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 30.87 एनर्जी इज रिक्वायर्ड, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? अच्छा, उतना ही एनर्जी रिलीज होने वाला है अगर x2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नहीं? हाँ सर। तो डू यू थिंक पर एटम ऑफ x, है ना, पर एटम ऑफ x जितना एनर्जी रिलीज होता है उतना ही पर मॉलिक्यूल ऑफ H2 एनर्जी चाहिए टेक्निकली, है ना? तो जितने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल होंगे, डू यू थिंक उतने ही नंबर ऑफ X चाहिए होंगे? हाँ सर समझ गया। तो 2 मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल है, मींस 2 मोल्स ऑफ X चाहिए होगा इसमें, है ना? यस बच्चे, क्लियर है? यस सर। ठीक।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, एक बुक आता है नरेंद्र अवस्थी, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, नरेंद्र अवस्थी, उसका एक क्वेश्चन है ना। यस, बड़ा लिख के हुआ है अब जा। हाँ सर। ठीक, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करता हूं तुम लोगों के साथ। उसमें कुछ अननोन वेरिएबल्स हैं जो तुम लोगों को फाइंड आउट करना है। yes. So you have to find out T3, T4, P1, P2 and V1 shown in diagram considering gas OV PV equal to nRT। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा तुम लोगों को? एक ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ में सारे वैल्यूज तुम लोगों को फाइंड आउट करने हैं, है ना। ठीक है बेटा, सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, फिर मुझे बताओ तुम लोग, है ना। यस, आशिका तुम्हारे बेटा सारे आंसर सही हैं। हरिप्रिया तुम्हारा वॉल्यूम का आंसर सही है बच्चे। ध्रुव बेटा तुम्हारे सारे आंसर सही नहीं हैं। नहीं ध्रुव। यस, स्निग्धा तुम्हारे दोनों आंसर सही हैं। सुयश तुम्हारा भी एक आंसर सही है।
यस जयवल, तुम्हारे 3 आंसर सही हैं तीनों। यस सानिया, सृष्टि, गांधी, तुम लोगों ने जो 2 आंसर दिए वो सही है। सृष्टि शायद तुम्हारा T3 सही नहीं है। सृष्टि तुम्हारा T3 सही नहीं है बच्चे। या शुभम प्रजापति, जो तुमने 3 आंसर दिए वो सब सही हैं। यस ध्रुव, अब तुम्हारा सही है बेटा 3 आंसर्स। नहीं सृष्टि, थोड़ा और देखो बेटा ध्यान से, तो कुछ गलत कर रही है। यस सानिया, तुम्हारा आंसर सही है। अमन, यस पहले 3 आंसर तुम्हारे सही है अमन, और आगे बढ़ो भाई। यस हरिप्रिया, ये तो सही है बेटा, इससे आगे और बताओ। मानस, तुम्हारा वॉल्यूम गलत है, बाकी 2 सही था। ध्रुव, तुम्हारा T4 ये सही है ना। T4 एंड T3 इक्वल नहीं होंगे ऑब्वियसली। T3 विल बी मोर देन T4। T3 से जो T4 वाला लाइन है उसके लिए प्रेशर सॉरी टेम्परेचर, प्रेशर भी बढ़ रहा था, वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, तो टेम्परेचर पक्का T3 विल बी मोर देन T4। ठीक है, चलो मैं आंसर्स लिख देता हूँ, काफी बच्चों ने आंसर सही बताया है मुझे। P1 का जो वैल्यू है वो 5 एटमॉस्फियर है। T3 का जो वैल्यू है वो 360 केल्विन है। यस V1 का जो वैल्यू है वो 16 लीटर है। यस मानस, फिर जो P2 है ना, ये जो P2 का जो वैल्यू है इट इज 1.5 एटमॉस्फियर, एंड ये जो T4 का वैल्यू है वो 90 केल्विन है। सो ये जो वैल्यूज हम लोग को फाइंड आउट करने थे, 1 बाय 1 देखो मैं कैलकुलेट कर भी देता हूँ, कुछ अगर डाउट्स रहेगा तो पूछना भी है ना। ऑब्वियसली लेट्स से जो मैं पहला वाला इतना ये ग्राफ है, डू यू थिंक इस ग्राफ के लिए टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो यू कैन अप्लाई P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है ना। यू कैन अप्लाई लेट्स से P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सो स्टार्टिंग में यू कैन से प्रेशर यू कैन से P1 नहीं बोलूंगा टेक्निकली, मैं उसको PA ऐसा बोल देता है ना। स्टार्टिंग में जो मेरा पॉइंट है यहाँ, इसको मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ, ये PAVA इक्वल टू लेट्स से PBV लिख लेते हैं। सो PA स्टार्टिंग में लेट्स से 10 है और VA 4 है। सेम लेट्स से PB हम लोग को फाइंड आउट करना है, P1 है, और यहाँ ये जो वॉल्यूम है वो 8 हो गया है। इट मींस P1 का वैल्यू आ गया मेरे पास 5 एटमॉस्फियर है ना। P1 का वैल्यू आ गया लेट्स से मेरे पास 5 एटमॉस्फियर। फिर हम लोग ये
T1 से लेके T2 देख लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर है यहाँ, है ना, कांस्टेंट प्रेशर है मेरे पास, और कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर डबल हो गया है, तो वॉल्यूम शुड आल्सो डबल, एंड thus V1 का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 16 लीटर, है ना। V1 का वैल्यू शुड बी 16 लीटर। फिर आइसोकोरिक हम लोग को T3 अब फाइंड आउट करना हो जाएगा। T3 हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते थे? अगर T3 में हम लोग देखेंगे यहां से लेकर यहां, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर चेंज हुआ है, so pressure will be directly proportional to temperature, so 5/3 should be nothing but T2 divided by T3. From here 5/3, T2 is 600 and let's say it is T3, and from here do you think T3 will be 360 Kelvin? ऐसा कुछ आ जाता। फिर आ जाते हैं हम लोग कुछ T4 के लिए। यहाँ T3 से जब मैं T4 आया, अच्छा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन टेंडिंग टू ओरिजिन है, डू यू थिंक P2 का जो वैल्यू है, P2 का वैल्यू, अच्छा P2 का वैल्यू भी टेक्निकली हम लोग को फाइंड आउट ही करना है पहले। सो P2 का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते थे? ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप शुड रिमेन कांस्टेंट, इट इज टेंडिंग टू ओरिजिन, सो वॉल्यूम 16 से 8 हो गया, हाफ हो गया है, सो P2 भी 3 का आधा हो जाना चाहिए। सो ये जो P2 का वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू लेट्स से 1.5 एटमॉस्फेयर। तो ये समझ में आ रहा है सबको? वहां अगर वॉल्यूम हाफ हुआ है तो प्रेशर भी हाफ हो जाएगा। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? Yes, sir. यस सर। भाई ऐसा डराओ नहीं, है ना। अच्छा ऐसा ही लेट्स से मुझे T3 का वैल्यू पता था और T4 का वैल्यू निकालना था, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते थे 3 into 16 divided by T3 should be equal to 1.5 into 8 divided by T4, so T4 1/4 हो जाता 360 का, और यहाँ से मैं T4 का वैल्यू 90 केल्विन आ जाता। हाँ बच्चे बोलो। सर अगर वॉल्यूम हाफ होगा तो प्रेशर डबल होगा ना सर, हाफ थोड़ी होगा। बेटा वो तब ना जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यहाँ T3 से लेके T4 तक टेम्परेचर कांस्टेंट थोड़ी है बेटा, वहाँ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है इस रिलेशन में। अगर मेरे पास पीवी डायग्राम स्ट्रेट लाइन है ग्राफ समझा। टेंडिंग टू ओरिजिन, तो इसके लिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता ना। इस वजह क्लियर है क्या क्वेश्चन है? आसानी था यार ये सब, तो बस मुझे गैस इक्वेशंस यूज करने हैं बार बार, है ना। यस बेटा, किसी बच्चों को डाउट है इस क्वेश्चन में? यस कुछ डाउट इसमें? शुड बी मूव। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. लिख के हो गया कि नहीं है ऐसा? हाँ सर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से मैं एक दो क्वेश्चन इफ्यूजन के पहले आसान आसान से क्वेश्चंस ले लूंगा, फिर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं इफ्यूजन के। So the ratio of rate of diffusion of two gases A and B is 1:4. If the ratio of their masses present in a mixture is 2:3, then what is the ratio of mole fraction in the mixture? What is the ratio of their mole fraction in mixture? यार ये क्वेश्चन भी आसान है।
ऑब्वियसली जो रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन मींस टेक्निकली मुझे Na डिवाइडेड बाई Nv का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। मुझे Na डिवाइडेड बाई Nv का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मोल्स किस रेशियो में है मिक्सचर के अंदर? उनका मास रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। Further, you already know the rate of effusion ध्रुव मैं बताता हूं आंसर क्या है बेटा। इट इज Na डिवाइडेड बाई Nv मल्टीप्लाइड बाई molecular mass of gas B डिवाइडेड बाई molecular mass of gas A, है ना। कुछ इस टाइप का रिलेशन भी होना चाहिए। ऐसे देखो बहुत सारे बच्चों पे एक आंसर आ रहा है, शायद वही आंसर भी है मोस्ट प्रोबेबली। जब मेरे पास जो आंसर है वो अभी तक किसी बच्चे ने बताया नहीं है यार मुझे। नहीं ध्रुव, मुझे अभी तक किसी बच्चे ने शायद सही आंसर नहीं बताया है यार। नहीं हरिप्रिया, वत्सल नहीं, सुयश, ये सारे बच्चों का एक आंसर आ रहा है। कहीं मेरे पास आंसर की तो गलत नहीं लिखा हुआ है। अमन नहीं, मेरे पास जो आंसर की है उसके हिसाब से किसी का आंसर अभी मैच नहीं कर रहा है। मतलब जैसा फर्दर यू कैन से रेट ऑफ इफ्यूजन of gas A is to gas B. Rate of fusion of gas A versus gas V, it is Na divided by Nb multiplied by, it is nothing but let's say root of, अच्छा molecular mass of B की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, it is let's say WA divide WB, it may be written as let's say WB divided by moles of B, and it is WA divided by moles of A. Yes, molecular mass की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, total mass divided by let's say their number of moles. From here it comes out to be rate of effusion should be equal to, rate of effusion should be equal to, it is Na divided by Nv raised to the power 3/2 times of let's say weight का ये जो रेशियो गिवन है raised to the power half। ऐसा आ सकता था कि नहीं? सर आप एक बार 3/2 वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो एक डिस्टर्बेंस आ गया। अरे Na डिवाइडेड बाई Nv, फिर रूट के अंदर रूट Na बाई Nv है ना, तो 1 प्लस हाफ 3/2 हो गया बेटा। हाँ सर। अच्छा रेशियो, यस तनिष, देखो अब शायद आंसर आ जाएगा। सो ये 1:4 है जो रेट ऑफ इफ्यूजन है। मुझे फाइंड आउट करना है Na डिवाइडेड बाई Nv रेज टू द पावर 3/2 एंड उनका जो मास का रेशियो है वो 2:3 मींस ये 3/2 रेज टू द पावर हाफ है ना। वो इतना क्लियर है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दें
अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये बन जाता 1/16 should be Na divided by Nb raised to the power 3 and it is 3/2. 3/2 means यहाँ आ जाता Na divided by Nb raised to the power 3 should be equal to 1/24 and Na divided by Nb will be 1/24 का क्यूब रूट, जो शायद मेरे पास आंसर है ए। तो तुम लोग कुछ तो गलती कर रहे थे यार इसमें, बहुत सारे बच्चों को सी ऑप्शन आंसर आ रहा था। सर मैंने एक्चुअली 1/12 बोला, मैंने 2 नहीं देखा था सर, इसलिए 1/12 आया था मेरा। अच्छा ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है किया क्या है और क्या रेशियो फाइंड आउट करना था, तुम शायद क्या कर रहे हो ऐसा। सर बट क्वेश्चन में तो रेशियो ऑफ मास बोला है ना 2:3। यस बेटा, मास का रेशियो बोला है, तो वही तुम लोग का वेट जो मैंने मास लिखा था WA/WB, वही तो 2/3 लिखा है बेटा हम लोगों ने। फिर W मास ही है ना, लेट से बेटा जो मॉलिक्यूलर मास था उसकी जगह मैंने मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। बच्चों क्वेश्चन देखो, उतना डिफिकल्ट सा नहीं है। यस, ये करके हुआ क्वेश्चन कि नहीं? यस सर, डन। ठीक है, नो क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन भी लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर। ओके, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं शेयर करता हूँ, मैक्सिमम बच्चों ने शायद ये क्वेश्चन शायद देखा हो। ये क्वेश्चन देखा है ऐसा कि नहीं? किया है क्वेश्चन कि नहीं तुम लोगों ने? नहीं सर। नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। ओ सर। काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, काफी बुक्स में है, इसलिए मैं पूछ रहा था। चलो क्वेश्चन को पढ़ो फिर मुझे आंसर बताओ उसका। सो भाई चाचा चौधरी पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं, तुम लोग के टाइम पे नहीं होगा, मैंने पढ़ता था। सो ड्यूरिंग वन ऑफ हिज एडवेंचर चाचा चौधरी गॉट ट्रैप्ड। ऐसे पता है ना चाचा चौधरी क्या था? चाचा चौधरी एंड साबू। हाँ सर। यस हाँ सर, पता है। कौन से प्लैनेट से आया था साबू? जुपिटर। जुपिटर से आया। चलो कुछ तो याद है, तुम लोग पढ़ा है कभी, है ना? सो द एयर इनसाइड द केव वाज पॉइजनस एंड हैविंग सम अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एडिशन ऑफ O2 and N2.
Sabu, being huge, could not enter in the cave. So, in order to save Chacha Chaudhary, he started sucking the poisonous air out of cave by mouth. Each time he filled his lungs with the cave air and exhaled it out to surrounding. In the meantime, fresh air from surrounding effused into cave till the pressure was again 1 atmosphere. Each time Sabu sucked out some air, the pressure of cave dropped to half of the initial value of 1 atmosphere. If initial sample of air from the cave contain 5% by volume of carbon monoxide, and if the safe limit of CO in atmosphere is less than 0.001% by volume, how many times does Sabu need to suck out? Such नहीं होगा, suck out होगा सर. Suck out air in order to save Chacha Chaudhary. यार क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? मैं चलो क्वेश्चन थोड़ा सा और समझा देता हूँ यार तुम लोगों को कि भाई सपोज यहाँ एक केब था जिसमें चाचा चौधरी फंस गया है ना. मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ चाचा चौधरी को बनाने का. चाचा चौधरी ऐसा कुछ पगड़ी पहनता था, उस टाइप की मूछ भी रखता है ना. ऐसा होता है चाचा चौधरी की नहीं? चलो है ऐसा. ऐसा चाचा चौधरी फंस गया इस केब के अंदर है ना. यहाँ साबू है. साबू का मुंह काफी बड़ा है भाई. यहाँ साबू है और उसका माउथ काफी बड़ा है, जिसकी वजह से वो एक बार में ही यहाँ का बहुत सारा एयर सक कर लेता है ना. यस ऐसा है. ये इसका नोज है. चलो ऐसा बना. सो डू यू थिंक जैसे ही सपोज है ना, जैसे ही ये एक बार सक करेगा तो डू यू थिंक प्रेशर आधा हो जाता है, मतलब हाफ एटमॉस्फेयर हो जाता है. तो डू यू थिंक कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाता होगा कि नहीं हो जाता होगा? Yes, sir. So you can say, let's say after one cycle of, let's say you can say sucking air, let's say concentration of CO. यस भाई, किसी बच्चे ने तो मुझे सही आंसर दिया था. किसी बच्चे ने दिया है मुझे ये आंसर भाई. यस केविन जिंदल, तुम्हारा आंसर सही है बच्चे. So after let's say one cycle of sucking air, the concentration of CO inside the cave will be nothing but, can we say 5 divided by 2% हो जाता. भाई आधा कार्बन मोनोऑक्साइड तो उसने सक ही कर लिया था, और बाहर से जो फ्रेश एयर आया उसमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ही नहीं. So you can say after n cycles, after n cycles, it is nothing but 5 divided by 2 raised to the power n% हो जाएगा कि नहीं हो सकता है? Yes. ये हर बार हाफ होता जा रहा है ना, हर बार हाफ होता जा रहा है. Yes, Devansh. And it should be less than 0.01%. यही है ऐसा. Means 2 raised to the power n must be more than, can we say 5,000? 2 raised to the power n should be more than that of 5,000. अच्छा, ये कुछ ऐसा भी कर सकते थे. 2 raised to the power 10 किसके इक्वल होता है? कुछ याद है ऐसा? 1024. 102. So Yes, 2 raised to sir. the power 11 किसके इक्वल हो जाएगा? 2048 है ना.
अच्छा 2⁻12 किसके इक्वल हो जाएगा? 4096 है ना। तो डू यू थिंक 12 साइकिल्स में तो नहीं बचेगा, है ना? सो डू यू थिंक मिनिमम, मतलब यू कैन सिंपली से n शुड बी मोर देन 12 पॉइंट समथिंग होगा ना यहाँ, नहीं? Yes, 12 sir. साइकिल में तो नहीं जाएगा। सो n, मिनिमम वैल्यू ऑफ n शुड बी इक्वल टू 13। 13 बार तो उसको एटलीस्ट साबू को सक करना पड़ेगा सच दैट चाचा चौधरी बच जाए, है ना? यस बच्चे, क्लियर है? सर छोटे से क्वेश्चन में इतना लंबा लंबा क्यों लिखते हैं लोग? कहानी बनाने के लिए, और क्या है ना। सर इसमें एफिशिएंट वाले कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ था सर? मतलब इफ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट का यूज कुछ नहीं है इसमें, है ना। या बस इतना बोल सकता है कि भाई बाहर से फ्रेश एयर अंदर जाएगा, लेट्स से, है ना। तो बाहर वाला एयर अंदर जाएगा और बाहर में वैसे भी कोई CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, तो ऐसा कोई फ्यूजन का ऐसा यूज नहीं है इसमें, है ना। डन बेटा, लिख के हो गया ये? Yes, sir. ओके चलो, ऐसा ही और भी क्वेश्चन मैं शेयर करता हूं। यस, a mixture of CH4 and O2 is used an optimal fuel if O2 is present is, इनकी जगह is पढ़ सकते हो तुम लोग, थोड़ा लैंग्वेज में गड़बड़ है। is thrice the amount required theoretically for combustion of CH4. Calculate number of effusions steps required to convert mixture containing 1 part of CH4 in 193 part by volume। तो कितने इफ्यूजन साइकिल्स मुझे लगाने पड़ेंगे इसमें? if calorific value, which is heat released when 1 mole is burnt of CH4, is 100 calorie per mole, and if after each effusion 90% of CH4 is collected, find out what initial moles of each gas in initial mixture required for producing, let's say, 1000 calories of energy after processing। चलो पहले तो मुझे ये फाइंड आउट करके दिखाओ कि कितने नंबर ऑफ इफ्यूजन साइकिल्स की जरूरत पड़ने वाली है ना। कितने नंबर ऑफ इफ्यूजन साइकिल्स की जरूरत पड़ने वाली है, फर्स्ट पार्ट करके दिखाओ बस क्वेश्चन का मुझे पहले, है ना। अच्छा, थोड़ा सा मैं और हिंट तुम लोगों को दे सकता हूं कि भाई कितने इफ्यूजन साइकिल्स की जरूरत पड़ रही होगी। एंड ऑल दिस थिंग इज CH4 when combined with O2, so do you think बैलेंस रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है इसका? इट इज CO2 गैस, इट इज CO2 गैस। यस आशिका, तुम्हारा नंबर ऑफ साइकिल्स तो सही है बेटा। ये आ जाता CO2 गैस एंड इट विल बी नथिंग बट 2H2O लिक्विड। सो डू यू थिंक थियोरेटिकल कंबशन के लिए मुझे कितने की जरूरत पड़ने वाली है? 1:2, है ना। 1:2 का वॉल्यूम रेशियो। ऑप्टिमल फ्यूल में इसका थ्राइस है। सो कैन वी से ऑप्टिमल फ्यूल में जो रेशियो है, ऑप्टिमल फ्यूल कंसिस्ट ये जो CH4:O2 का जो रेशियो है, डू यू थिंक ये 1:6 होना चाहिए? थ्राइस, है ना। यस और नो? ये वॉल्यूम का रेशियो बोल सकते हो या मोल्स का रेशियो बोल सकते हो। तो इतना मुझे चाहिए हर हाल में, है ना। और था कितना पहले भाई? 1 आउट ऑफ टोटल 193। तो कुछ इस टाइप का फार्मूला याद है कि वॉल्यूम ऑफ CH4 is to वॉल्यूम ऑफ O2
should be equal to volume of CH4 is to volume of O2 initially, and then it is 32 divided by 16 raised to the power n for number of effusion cycles required. So ये है मेरे पास 1/6 था कितना 1 divided by 92, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? टोटल 193 था जिसमें 1 तो ऑब्वियसली CH4 का है, एंड ये आ जाता √2 raised to the power n. ये समझ में आ रहा है क्या किया है? तुम लोग हो यहाँ कि नहीं? यस सर। हाँ सर। कहाँ चले जाते हो? चाय पीने चले जाते हो बीच में क्या? So it is 192 divided by 6 should be 2 raised to the power n by 2, और ये वाला वैल्यू आ जा रहा है 32, and 32 is nothing but 2 raised to the power 5, so n का वैल्यू आ गया 10. मीन्स मुझे 10 इफ्यूजन साइकिल्स लगेंगे, है ना? 10 इफ्यूजन साइकिल्स लगने वाले हैं अगर 1:192 को मुझे इफ्यूजन साइकिल्स में पास कराते कराते 1:192 करना है तो, है ना, या 1:6 करना है तो. ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का फील आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आया। सर अगर 1 मोल के लिए 2 मोल लगेंगे तो सर अगर थ्राइस का अमाउंट है सर 2/3 लगना चाहिए ना सर? क्या बेटा? नहीं, ये लिखा है ना बेटा कि अगर मिक्सचर O2 required optimal fuel if O2 is present in thrice of theoretical amount. अच्छा तो ओके। O2 चाहिए होता है ऑप्टिमल फ्यूल में, वो 3 टाइम चाहिए अब जो थियोरेटिकल का था, है ना? तो जो पहले 1:2 का रेशियो चाहिए था O2 के लिए वो 1:6 हो जाएगा ना अब जब. यस सर। तो मेरे पास 10 इफ्यूजन साइकिल्स लगने वाले हैं, पहले तो इतना समझ में आया मुझे, है ना? और सर टोटल कितने मोल्स चाहिए होंगे मुझे CH4 के? 1 मोल को जलाने पे 100 कैलोरी हीट रिलीज होगा और मुझे चाहिए 1000 कैलोरीज. सो टोटल मोल्स कितने चाहिए बेटा CH4 के मुझे ये हीट प्रोड्यूस करने के लिए? 10 मोल्स चाहिए. सो टोटल यू कैन से 10 moles of CH4 is required. 10 moles of CH4 is required in total, है ना? अच्छा, तो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई कि हर एक इफ्यूजन साइकिल के बाद मैंने कितना % रिकवर किया है? सिर्फ 90%, है ना? ये लिखा है आफ्टर ईच इफ्यूजन जितना पहले था उसका सिर्फ 90% CH4 ही कलेक्ट हो पाया है ना? यस और नो? यस सर। अच्छा बेटा, ये ऊपर वाला मिटा सकता हूँ क्या मैं, जहां वो ऑप्टिमल फ्यूल 1:6 वो सब लिखा है? यस सर। ओके, तो अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये मुझे समझ में आना है कि भाई लेट्स से जो मिक्सचर है, मिक्सचर में CH4 के मोल्स इनिशियली X ले लो सपोज. सो इनिशियली, है ना, इनिशियली मोल्स ऑफ CH4 सपोज X है तो बेटा O2 के मोल्स कितने हो जाएंगे सब मिला के? 192X होगा कि नहीं होगा? ये 1:192 ही है ना रेशियो इनिशियली? यस सर। अच्छा, X का मैं हर इफ्यूजन साइकिल में कितना % बस रिकवर कर पा रहा हूं? 90%. तो कैन वी से X multiplied by 90% 10 times should be equal to 10 moles, जिसका जरूरत है हम लोगों को. बेटा हर एक इफ्यूजन साइकिल में सिर्फ 90% ही मैं कलेक्ट कर पा रहा हूं.
सो हर इफ्यूजन साइकिल्स के बाद सिर्फ 90% ही पार्ट कलेक्ट हुआ है। 10 तो इफ्यूजन मल्टीप्लाई साइकिल्स हो गए हैं। पावर में इशू जाएगा। बेटा यही तो होगा, जैसे मैं बताता हूँ कि भाई एक्स था स्टार्टिंग में, फर्स्ट इफ्यूजन साइकिल का मैंने सिर्फ इतना ही कलेक्ट किया CH4। फिर जब सेकंड इफ्यूजन साइकिल होगा तो इसका 90% कलेक्ट हुआ होगा ना। यस सर। फिर नेक्स्ट इफ्यूजन साइकिल्स के बाद इसका 90% कलेक्ट हुआ होगा, नहीं? यस और नो? तो हर एक के बाद मेरे पास 90% आ जाएगा ना। तो 10 के बाद ये 90 इंटू 100 रेज़ टू द पावर 10 नहीं आ जाएगा? यस सर। अच्छा, फिर मेरे पास बट टेक्निक, जो पहले इफ्यूजन साइकिल नंबर ऑफ इफ्यूजन साइकिल की कैलकुलेशन किए थे उसमें यस हमने ये कंसिडर नहीं किया कि हम सिर्फ 90% ही कलेक्ट कर पाएंगे, तो बेटा उससे ये डिफरेंस। नहीं, ये तो बेटा सिर्फ रेशियो होता है ना, और ये रेशियो ऑब्वियसली इनिशियल मोल्स का ही रेशियो होता है। हम 100 के 100% अगर पूरा का पूरा रिकवर कर ही लेंगे तो बेटा स्टार्टिंग में जितना परसेंट है फाइनली उतना परसेंट ही होगा ना। मतलब सपोज अगर मैं पूरा का पूरा CH4 एंड O2 को दूसरे वेसल में आने दूं तो जो पहले वेसल में रेशियो था, डू यू थिंक इवेंचुअली दूसरे वेसल में वही रेशियो हो जाएगा? अगर मैं इनफाइनाइट टाइम तक उसको आने ही दूं, सो डू यू थिंक दोनों वेसल में जो रेशियो हो जाएगा वो 1:92 ही हो जाता है, 192? यस सर। तो मैंने उस रेशियो को उतना आने ही नहीं देते ना। जैसी मोल्स आता है फ्यूज होने के लिए उसको मैं दूसरे वेसल में अलाउ कर देता हूँ, उसको फिर मैं तीसरे वेसल में अलाउ कर देता हूँ। यस सर, गॉट इट। इस बेटा इतना लिख के हुआ। अच्छा, तो ये अब मैं नहीं सर, यहाँ, 2 मिनट। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ से इतना लिख लेते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई ये 0.9 रेज टू द पावर 10 इक्वल टू 10 होगा कि नहीं? अच्छा, यहाँ x 0.9 रेज टू द पावर 5 लेट से 0.6 लेना है, तो ये 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 10 की नहीं? यस यस सर। सर। ओके, तो फिर यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? 10 डिवाइडेड बाई 0.36। यस। कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.36? 27.77। 27.77। सो यहाँ से 27.77 मोल्स इनिशियली किसके होने चाहिए थे? CH4 के। और डू थिंक ऐसे ही इनिशियल मोल्स मैं O2 के लिए भी फाइंड आउट कर लूंगा? O2 के लिए ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसको मैं 192 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो वो कितना आ जाएगा? 533.3 आएगा कि नहीं आएगा? 533.3, तो 5000 जाएगा। सॉरी हाँ 5333 है ना? मैं सोचे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर।
क्वेश्चन लिख के हुआ ये यस सर। सर O2 का कितना आया आंसर? बेटा 5333.3 मतलब इट इज 5333.3 आंसर आ रहा है ना। ओके सर। तो मल्टीप्लाई करने पे 5318 आ रहा है। कितना? हाँ 5318 सर, हाँ सर, 196 से सॉरी 192 से मल्टीप्लाई करना है उसको। यस सर। सर 5331.8 आ रहा है। ठीक है, जो भी आएगा है ना। मतलब है उसी रेंज में ना। और ये 27.78 अगर होता तो नहीं सर, जो आंसर आपने बोला वही आ रहा है। एक्चुअली मैंने फ्रैक्शन में रख के मल्टीप्लाई किया तो मुझे वही आंसर आया। 27.28 मल्टीप्लाइड बाई 192 ये सर अभी आ रहा है आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस अभी सर, आ- आ रहा है अब। है सर। ठीक। यस बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं? कभी बाद में लाइफ में आएगा तो ऐसा। मुझे पता है तुम लोग कर लोगे, अच्छे बच्चे हो। यस, ये क्वेश्चन लिख के हुआ। यस सर। ठीक। एक और काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, इवन तुम लोग के मॉड्यूल में भी है ये क्वेश्चन। ऐसा पैसेज देखा है कि नहीं देखा है तुम लोगों ने? ये क्वेश्चन तुम लोग के मॉड्यूल में भी है ना, पैसेज में। नहीं सर, अभी तो नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्या है? द apparatus shown consist 3 temperature jacketed 1 liter flask। एक का टेम्परेचर कितना मेंटेन किया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस। एक का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है लेट्स से -23 डिग्री सेल्सियस। और एक फ्लास्क का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है -173 डिग्री सेल्सियस। बल्ब ए में स्टार्टिंग में H2O है, CO2 है एंड N2 है स्टार्टिंग में at 27 degree Celsius at the total pressure of 547.2 mm of Hg। तो as per questions is concerned, भाई स्टार्टिंग में इस बल्ब में let's say suppose मेरे पास let's say x मोल ऑफ N2 है, सपोज मेरे पास y मोल ऑफ CO2 है एंड सपोज मेरे पास Z मोल ऑफ H2O वेपर है। सपोज ये तीनों चीजें हैं ना, H2O गैस है, CO2 गैस है एंड N2 गैस है। सो फ्रॉम हेयर कैन वी से x प्लस y प्लस z should be equal to 547.2 divided by 760 multiplied by 1 divided by RT। R means 0.0821 और टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज PV by RT। लेट्स Yes, से sir. इट इज इक्वेशन 1U है। चलो इस इंफॉर्मेशन से ये तो पता चला। बल्ब बी स्टार्टिंग में एम्प्टी है एंड बल्ब सी भी स्टार्टिंग में एम्प्टी है। स्टॉप कोक आर क्लोज्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ लाइन कनेक्टिंग टू बल्ब इज नेग्लिजिबल, वो 0 है। अच्छा, -78 डिग्री सेल्सियस पे CO2 गैस CO2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। N2 गैस कन्वर्टेड इनटू N2 सॉलिड एट
-196 H2O gas converted into H2O solid at 0 डिग्री सेल्सियस। तो डू यू थिंक ये टेम्परेचर जो भी रेंज गिवन है, N2 गैस कभी भी N2 सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा ना? यस सर। वो तो -196 डिग्री सेल्सियस है। नाउ A part of the question is the stopcock between A and B is open, means ये stopcock को मैंने हटा दिया है। The system is allowed to come to equilibrium. The pressure in A and B is now 228 mm of Hg. What do bulb A and B contains? Obviously, पहले मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर A का। Do you think जैसे मैं वो वाल्व ओपन करूंगा, तीनों गैसेस बल्ब B में आने की कोशिश करेगा ना? N2 गैस भी, CO2 गैस भी और H2O वेपर भी। यस सर। अच्छा, जैसे ही H2O वेपर बल्ब B में आएगा, क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाए। वो सॉलिड हो जाएगा। जैसे ही वो सॉलिड होगा, H2O वेपर जैसे ही सॉलिड होगा, तो डू थिंक वहां पार्शियल प्रेशर H2O वेपर का 0 हो जाएगा? यस सर। तो फिर से कंटेनर A से और H2O वेपर उधर आएगा, फिर से वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर से कंटेनर A से और गैस आएगा और वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो कैन यू सजेस्ट मी कि भाई बल्ब A में क्या क्या बचेगा और बल्ब B में क्या क्या बचेगा यार इस इंस्टेंट पे? इस इंस्टेंट पे बल्ब A एंड बल्ब B में क्या क्या बचेगा? बल्ब A में क्या क्या बचेगा इसमें? सर N2 और CO2 बचेगा। होगा A में and B में H2O। मेरे पास यहाँ देखो N2 गैस होगा एंड डू यू थिंक यहाँ CO2 गैस होगा? यस सर। और बल्ब B में? H2O। बल्ब B में मेरे पास N2 गैस होगा, मेरे पास CO2 गैस होगा और मेरे पास H2O सॉलिड होगा। बल्ब A एंड बल्ब B में डू यू थिंक नाइट्रोजन गैस एंड CO2 गैस तो होगा ना पक्का पक्का? यस सर। यस सर। तो ये A पार्ट का आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? कि बल्ब A में N2 गैस होगा, CO2 गैस होगा और बल्ब B में N2 गैस होगा, CO2 गैस होगा एंड H2O सॉलिड होगा। यस? यस सर। Okay, now as per question is concerned, how many moles of H2O are in system? B part of question. अच्छा, B part of question करने के लिए अभी कौन कौन से गैस बचे हैं बेटा उसमें? N2 गैस बचा है एंड CO2 गैस बचा है ना? यस। तो यू कैन से X के मोल्स प्लस Y के मोल्स। अभी प्रेशर कितना हो गया है? 228। Yes. So 228 divided by 760 multiplied by 1 divided by 300 R, इतने मोल्स तो कंटेनर 1 में होंगे एंड 228 divided by 760 into 1 divided by, डू यू थिंक 250 बन जाएगा? 250 R, इतने मोल्स वेसल B में होंगे। यस और नो? यस सर। अच्छा, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो डू थिंक मेरे पास Z का आंसर आ जाएगा? यस सर। वही शायद B वाले पार्ट में कैलकुलेट करना है। सर वो 250 वाला नहीं समझ। कौन सा बेटा? 250 इज -23 डिग्री सेल्सियस ना, सो ओके केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेगा। हाँ सर। तो फर्स्ट फ्लास्क में कितने मोल्स प्लस सेकंड फ्लास्क में कितने नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल टू टोटल X प्लस Y, गैस के टोटल मोल्स। चलो कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेशंस करो और मुझे यहां से Z का वैल्यू कितना है वो बताओ। क्वेश्चन समझ रहे हो ना कि A एंड B पार्ट क्या है उसके?
So if you subtract equation 2 from equation 1, you will get moles of H2O, which is Z equal to कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो तुम लोग चाहो तो कैलकुलेशन करने में, बस मुझे H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे वो तुम लोग को बताना है। यस देवांश, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो शायद मेरे पास देखो जो H2O का आंसर है, H2O के जो मोल्स आ रहे हैं कैलकुलेशन से वो 0.0025 आ जा रहा है। यस सर, यही आ रहा है। मोल्स ऑफ H2O 0.0025। चलो ये तो A एंड B पार्ट हुए क्वेश्चंस के। क्वेश्चन का C पार्ट भी है। Both stop cocks are opened and the system is again allowed to equilibrium. The pressure throughout system is 45.6 mm of Hg. What does bulb A, B and C contains? Here, can you suggest me यहाँ bulb A में अब क्या होगा? Let's say bulb A, and let's say you can say यहाँ bulb B की कहानी लिख लेते हैं, and similarly let's say यहाँ bulb C. Do you think bulb C में मेरे पास होगा यहाँ नाइट्रोजन गैस and CO2 solid? यस सर। अच्छा, और बल्ब बी में क्या होगा यहाँ नाइट्रोजन गैस एंड लेट्स से H2O सॉलिड, एंड यहाँ मेरे पास बल्ब ए में क्या होता? डू यू थिंक ओनली नाइट्रोजन गैस एंड टू गैस? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब मेरे पास जो सारा ये प्रेशर बच रहा है, ये कौन सी गैस का प्रेशर बच रहा है भाई? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने मोल्स थे सब मिला के? डू यू थिंक x? सो x शुड बी इक्वल टू 45.6 divided by, can we say it is 760 R, and it is 1 by 300 plus 1 by 250 plus 1 by कितना होगा बेटे? 150 नहीं 200 ना, 173 माइनस 100 ना, 273 100. 100 होगा कि नहीं है ना? 100 होगा. सो यहाँ से मेरे पास ये आ जाता, लेट्स से इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से मुझे किसके मोल्स मिल जाते हैं? सीधे सीधे ये N2 गैस के। यस सर। चलो ये भी कैलकुलेटर से कर दो और मुझे इसका x का आंसर भी बताओ। अच्छा, सेम क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डेटा है। तुम लोग के मॉड्यूल में पैसेज है ये, है ना? मतलब पैसेज में ऑब्वियसली वो 4 क्वेश्चंस हैं 1 by 1।
तो अभी दूसरे वाले केस में मैंने ये भी ओपन कर दिया था, है ना। जीरो पॉइंट जीरो से मेरे पास आंसर 0.013 है यार, एक बार चेक करो तुम लोग भी। मेरे पास जो आंसर है वो sir, वही आ रहा है। 0.013 के आसपास आना चाहिए तुम लोगों का, है ना। यस सर, वही आ रहा है। सो ये जो 0.013 मोल्स इतना आना चाहिए तुम लोगों को आंसर इस रेंज में, है ना। यार बच्चे क्वेश्चन समझा है क्या था ये? ऑब्वियसली मतलब ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशंस वाइज इट इज डिफिकल्ट, है ना। हाँ, अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि भाई कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा आसान हो जाए तो ठीक था, है ना। अच्छा, उतना मुश्किल भी नहीं है ना कैलकुलेशंस भाई। वो 300 150 100 का एलसीएम ले लेते, आर का वैल्यू 1/12 पुट करते, चार ऑप्शन में जरूर टिक कर सकते हैं ना, चार ऑप्शन में जरूर टिक कर सकते हैं फिर, है ना। यस यस सर। और यस जब मतलब ऐसा सर आंसर क्या आया? 0.013 आना चाहिए, देखो नहीं आ रहा। एक्स का वैल्यू डिफरेंस इसलिए हो सकता है तुम लोगों के आंसर्स में और मेरे आंसर में कि आर का वैल्यू तुम लोगों ने 0.08 ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। यस सर। आंसर 0.012 ऐसा आ रहा है। हाँ, 0.0127 ऐसा कुछ आ रहा होगा यार। जीरो पॉइंट जीरो वन टू एंड देन बड़ा नंबर आ रहा है 248। 248। चलो ठीक है, उसको भी 0.013 लिख सकते हैं यार, है ना। कैलकुलेटर से मैंने देखा तो वही हाँ है। ठीक ठीक ठीक, तो उस रेंज में तो आंसर आ रहा है ना 0.013 के, नहीं। सर मुझे एग्जैक्टली हाँ सर, आ गया। 0.013। ठीक है, चलो जिसको भी आ जाए, मतलब इस रेंज में है आंसर, मतलब मुझे कैलकुलेशन का उतना लफड़ा नहीं है, बट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व किया है। यस सर। यस बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये पैसेज तुम लोगों का बुकलेट में है, थोड़ा डिफरेंट डेटा के साथ, एक बार ट्राई कर लेना उसको, ठीक है। वो डिफरेंट डेटा है, ट्राई कर सकते हो तुम लोग किस टाइप का हो रहा था। चलो ये क्वेश्चंस करो, ये रिलेटिवली आसान कैलकुलेशंस वाला है। A gas A decomposes as A converting to B plus 5C. A partially decomposed gaseous mixture is allowed to effuse through a pinhole, and the gas coming out initially was analyzed. The mole fraction of C in effused gas is found to be 0.6. Determine the ratio of effusion of C and B and the degree of dissociation of A. तो पहले रेशियो ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ C एंड B फाइंड आउट करना है तुम लोगों को। ए, पहले ए का आंसर बताना तुम लोग, है ना। को मैं अभी उस बच्चे को आंसर ही बताता हूँ। एक बच्चे ने मुझे एकदम कड़क आंसर किया है, अभी बताता हूँ आंसर क्या है इसका, है ना। सॉल्व तो कर ही लेंगे हम लोग उसको। यस केविन, तुम्हारा ए ऑप्शन का आंसर सही था बेटा। केविन तेरा आंसर सही था। देवांश नहीं बेटा, देख तू कहीं 2 का मल्टीपल में गड़बड़ कर रहा है।
हाँ देवांश, उल्टा, मतलब तेरा रेशियो उल्टा आना चाहिए बेटा आंसर। ऑब्वियसली जैसे अगर मुझे यहाँ ए पार्ट के लिए अगर मुझे रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ सी इज टू रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ बी अगर मुझे फाइंड आउट करना था, तो डू थिंक इट इज मोल्स ऑफ सी इज टू मोल्स ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सी करना होगा यहाँ। अच्छा, मोल्स ऑफ सी इज टू बी का रेशियो डू यू थिंक हमेशा 5:1 आएगा? एंड इट इज रूट ऑफ 160 divided by 40 as per information in the question is given, so 10:1 आ जाता आंसर, ए ऑप्शन का आंसर। यस बच्चे, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अमन ने मुझे बी वाले पार्ट का भी आंसर बताया है, बट अमन अनफॉर्चुनेटली बी का ऑप्शन तुम्हारा सही नहीं था। अमन, बी ऑप्शन का आंसर सही नहीं है बेटा तेरा। अमन नहीं, अभी भी सही नहीं है तुम्हारा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद है कि नहीं है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता था कि इफ ए डिसोसिएट टू गिव बी प्लस 5c एंड इनिशियली सपोज अगर मैं इसके 1 मोल ले लूं, ये 0 and 0 है, ड्यू टू डिसोसिएशन अगर ये 1 माइनस x मोल बचे हैं, ये x मोल है और ये 5x मोल है, then x will be nothing but यस सर, यही क्वेश्चन यूज किया मैंने। अच्छा, यही क्वेश्चन यूज किया है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यस सर, और सर फिर सी के मोल फ्रैक्शन का वैल्यू यूज किया। नहीं जयवल, तुम्हारा आंसर भी कहने के लिए वही है जो अमन का आंसर आ रहा था, बट वो आंसर नहीं है शायद, है ना। So here further you can see mole fraction of C. Do you think mole fraction of C will be nothing but rate of effusion of C divided by rate of effusion of A plus rate of effusion of B plus rate of effusion of C? Yes, ऐसा लिखेंगे नहीं, mole fraction of C, rate of effusion of C divided by total rate of effusions. अच्छा, C का जो rate of effusion है, it should be equal to, can we say it is 5x divided by root of 40? A के लिए हो जाता 1 minus x divided by root of 360. B के लिए हो जाता x divided by root of 160 and C के लिए obviously ये है 5x divided by root of 40 and as per information in the question is given as it is 0.6. और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सर हम टोटल मोल्स ऑफ सी जो बच रहे हैं सर, मतलब 5x अपॉन 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0.6 नहीं कर सकते? कैसे बेटा? सर टोटल मोल्स अब सी के हैं वो 5x बच रहे हैं और टोटल 5x बन जा रहा है, और सर जो टोटल मोल्स है वो सर 5x प्लस x अपॉन प्लस 1 माइनस x है। प्लस 1 माइनस x है, वो तो टोटल मोल्स है, यस है ना।
सर तो फिर मोल फ्रैक्शन के हिसाब से 0.6 उसको भी कर सकते हैं ना सर इक्वेट? नहीं नहीं बेटा, ये मोल फ्रैक्शन तो वेसल के अंदर रहेगा। ये जो मोल फ्रैक्शन 0.6 दिया है वो इफ्यूजन से पहले नहीं है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इन इफ्यूज्ड गैस। हाँ तो सर इफ्यूज ही हो रहा है ना, x बन रहा है, मतलब इफ्यूज होने के बाद ही तो x बन रहा है ना सर। नहीं 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 बेटा, ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो पहले डिसोसिएट हो गया है। हाँ सर समझा। अब वो जो मिक्सचर है, ये जो लिखा है पार्शियली डिकम्पोज्ड मिक्सचर, अब ये जो पार्शियली डिकम्पोज्ड मिक्सचर है जब इसका इफ्यूजन हुआ है ना, तब सी का रेट ऑफ इफ्यूजन फाइंड आउट करना था मोल फ्रैक्शन लेट से। देखो शायद इसमें रूट ऑफ 40 तो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा यार, नहीं हो रहा है? नहीं सर। क्या बात कर रहा हो जाएगा सर, 2 और 3 जाएगा। पूरा ऐसे 2 और 3 हाँ सर रूट 10 जाएगा। यस, रूट ऑफ 40 कैंसिल्ड आउट कर दो, फिर तो x का वैल्यू आसान हो जाएगा भाई। यस केविन, उतना ही आंसर आना चाहिए। सो x शुड बी 0.105 है बेटा आंसर, है ना? जो x का आंसर है वो 0.105 है आंसर। यस बेटा, लिखे हुआ है ऐसा। अच्छा, क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन समझा कि नहीं तुम लोगों ने? सर आप एक बार ये लास्ट वाला पार्ट समझा सकते हो? यस बच्चे, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि जो C का मोल फ्रैक्शन होगा जो गैस इफ्यूज हो रहा है उसमें, इट विल बी द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर का रेट ऑफ इफ्यूजन। तो वही हो जाएगा ना, कितने मोल्स ऑफ C आ रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑल द गैसेस के कितने आ रहे हैं, है ना? यस सर। एंड हर एक गैस का जो रेट ऑफ इफ्यूजन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास होगा। यस सर। सर मतलब मैंने जो निकाला था सर वो बाहर कितना था वो निकाला। तूने वो निकाल लिया होगा बेटा कि अंदर मतलब मोल फ्रैक्शन अगर 0.6, अगर ये जो डिब्बे के अंदर ही था, मतलब जो पार्शियली डिकम्पोज गैसेस मिक्सचर है, बस तूने उसी का फाइंड आउट कर लिया था, 0.6 है ना? यस सर। बट ये मोल फ्रैक्शन C जो दिया है वो इफ्यूज्ड गैस का दिया हुआ है। यस बच्चे, क्लियर है ये? लिखे हुआ है ये क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। ओके,
ठीक है, मैं चलो और क्वेश्चन शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ। अभी इसी के क्वेश्चंस कर लेते हैं आज, इफ्यूजन डिफ्यूजन कहानी है ना। सो मैं तुम लोगों को एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, चलो ये करो। ऐसा एक क्वेश्चन शायद लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था, है ना। यस सर, ऐसा टाइप का एक हाँ किया सर। इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था ऐसा। तो ऑब्वियसली तुम कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि अगर मेरे पास ये 10 रोज हैं, सो ये एक रो है। यस आशिका, तेरा सही है आंसर। यहां से गैस रिलीज हुआ है, ये फर्स्ट रो है। ये लेट्स से सेकंड है, ये थर्ड है, एंड सो ऑन। और ये ऐसा 10th रो है। के होगा ना बेटा, 100 फीट हर एक के बीच में 10 का गैप है। यस। यस सर। सो यहां से मेरे पास लाफिंग गैस छोड़ा है N2O, और यहां से सपोज टीयर गैस छोड़ा है CH4 मिथेन। किसी एक रो पे जाके यहाँ शायद कहीं ये मिल जाते। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मीन सपोज ये एक्स रो पे जाके मिल जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये 10 माइनस एक्स। सो x divided by 10 minus x should be equal to x divided by 10 minus x should be equal to yes, ये अपना मिथेन गैस एंड अपना N2O जो लाफिंग गैस है। सो लाफिंग गैस के लिए
कितना हो जाएगा? 46 होता है ना? 46 होता है, 44 होता है? 44 44 और ये हो जाता है ऐसा 16 है ना? सो यहां से कैलकुलेट करने पे x का वैल्यू कितना आ रहा है यार? 6 आ रहा है सर, 6.6। 6.6 आ रहा है। हाँ सर। तो 6.6 अगर आ रहा है मीन्स N2O ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर जाएगा, ऐसा करके है ना? मतलब ये 6th और 7th रो के बीच में आ रही है कहानी, है ना? नहीं? यस सर। अच्छा, तो मेरे पास अच्छा ये हम लोगों ने उल्टा कर दिया है शायद इस वाले केस में। नहीं नहीं, Yes, नहीं सही किया है हम लोग ने। मिथेन गैस पीछे से छोड़ा है ना, बैकडोर से, है ना? मिथेन गैस हम लोग ने बैकडोर से छोड़ा था ना बेटा? यस और नो? यस सर। मिथेन गैस Yes. बैकडोर से छोड़ा था, तो मिथेन के लिए 16 हो जाना चाहिए था। ये x का वैल्यू 6.6 आ रहा है पक्का? भाई आ हाँ ही नहीं सर, सकता। रूट 11 को 3.3 समथिंग लेना था ना। सर नहीं नहीं 16 आ रहा है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ x डिवाइडेड बाई 10 माइनस x लेस देन 1 होना चाहिए ना? तो 44/16 आएगा। yes sir. तो x का सही वैल्यू बताओ मुझे कितना है? अच्छा रूट 11 कितना होता है ये बताओ चलो मुझे। 3.3 समथिंग सर, 3.31। अच्छा 3.31। सो x शुड बी इक्वल टू, यहां से मुझे मिल जाता, या मैं टेक्निकली कुछ ऐसा लिख सकता था यहाँ कि ये 3.31 है ना, 3.31 x शुड बी इक्वल टू 10 माइनस x ना। सो जो x का वैल्यू है वो तो 10 डिवाइडेड बाई 4.31 रहेगा बेटा। तो ऊपर 4 भी तो है ना सर, रूट 11 तो ऊपर 2 भी तो है। अच्छा 2 सर भी। अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 6.1 ऐसा आंसर आ रहा है। नहीं नहीं, ये आंसर कितना आ रहा है यहाँ से x का वैल्यू? नहीं सर, मैंने रेसिप्रोकल करके लिया, मुझे इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर 6.26 आ रहा है। x का वैल्यू यहाँ से? हाँ सर। ये कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो तुम लोग भाई? सर ये 3.7 के आसपास कुछ है। मतलब मेरे लिए कुछ 3.75 आना चाहिए। 4 आ रहा है। हाँ सर, हाँ सर। यस सर 3.7 ही आ रहा है। हाँ तुम लोग क्या कैलकुलेशन कर रहे हो भाई? ये कुछ 3.75 टाइप आना चाहिए, है ना? अरे बच्चे ये वाला जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है कि नहीं है? रूट ऑफ 16/44। यस सर, सब तो अगर वो लेस अप्रोक्सीमेटली। देन 1 है तो पक्का पक्का x का वैल्यू 5 से छोटा ही होना चाहिए भाई। तो वो सही से कैलकुलेट करो, x का वैल्यू 3.75 ही आएगा। हाँ सर, 3.77 के आसपास। ठीक है, 3.77 मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा यार, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो x का वैल्यू है वो 3 से 4 के कहीं बीच में है ना? यस मीन्स अगर मैं यहाँ ये 4th वाला बना दूं तो ये CH4 गैस यहाँ तक आ गया है, और ऐसा ही लेट्स से मेरे पास जो N2O गैस है वो यहाँ तक आ गया है, ऐसा है ना? 3 और 4 के बीच में जाके कहीं मिलेंगे। स्टूडेंट ऑफ विच रो फ्रॉम फ्रंट विल फर्स्ट गेट रिड ऑफ टीयर्स। तो डू यू थिंक 4th वाला बच्चा जो रो रहा होगा वो हंसने लग जाएगा पहला? यस और नो? तो मेरे पास ए ऑप्शन का आंसर आ जाना चाहिए 4। यस
and student of which row from front will first shed tears while laughing, हंसते हुए जो रोने लग जाएगा. तो बी ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड 3. पहले वो हंस रहा होगा और फिर जब टीयर गैस आएगी तो रोने लग जाएगा वो. तो थर्ड वाला पहले हंस रहा होगा. मैं देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो, उतना मुश्किल सा नहीं है. सर लेकिन जब फोर्थ रो रहा होगा और उसके बाद लाफिंग गैस पहले पहुंचेगी तो सर ये सर साथ में थर्ड होगा पहले ना. रो रहा होगा ना. भाई थर्ड पहले रो रहा होगा, सॉरी थर्ड तो हंस रहा होगा ना. N2O आ रहा है उस साइड से बेटा. सर CH4 हल्का है सर, तो पहले CH4 आगे आ जाएगा ना, मतलब जल्दी आएगा CH4. नहीं तो CH4 आ तो गया बेटा, मतलब इतने सिर्फ वो 3 पॉइंट समथिंग ही चला N2O, इतने 3.75 ही चला N2O. CH4 लेट्स से 6.25 चल गया है ना. यस सर. तो मैं बोल रहा हूँ 3 और 4 के बीच में आके कहीं मिलेंगे. मीन जब वो मिलेंगे तो उस इंस्टेंट पे फोर्थ रो वाला बच्चा रो रहा होगा और थर्ड रो वाले बच्चा हंस रहा होगा, है ना. हाँ तो सर समझ गए, तो साइमल्टेनियसली हंसने लग जाएंगे और नॉर्मल. यस. तो जैसे ही ये N2O गैस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, जैसे फोर्थ रो पे पहुंचेगा, वहां बच्चा पहले से रो रहा होगा, वो हंसने लग जाएगा. तो ए ऑप्शन का आंसर 4 आ जाना चाहिए और बी ऑप्शन का आंसर 3 आ जाना चाहिए. सर लेकिन जब वो रो रहा है और आपने उसको लाफिंग गैस दी तो सर वो दोनों करेगा ना एक साथ. कहाँ? हाँ तो सर वही जब है वो, ना, मतलब रोते रोते हंसेगा या हंसते हंसते रोएगा. फिर तो दोनों का सेम होना चाहिए सर. नहीं बेटा देखो, अगर स्टूडेंट ऑफ विच रो फ्रॉम फ्रंट विल फर्स्ट रिड ऑफ टीयर्स मींस रोते हुए जो हंसने लग जाएगा, मतलब पहले तो रो इसका रहा मतलब है होगा. कि सबसे पहले N2O कहाँ पहुंचेगा, मतलब रोते हुए बच्चे के पास. यस यस, है ना. तो फोर्थ रो में सबसे पहले रोते हुए बच्चे के पास पहुंच जाएगा ना N2O. फिर फिफ्थ पे सिक्स पे फिर सबके पास ही पहुंचेगा, बट पहले वो फोर्थ होगा, है ना. यस. यस सर. हम्म. ये लिख के किया है. यस सर. यस सर. यस भाई, इतना लिख के हुआ ये क्वेश्चन. Yes, sir. यस चलो सर. बस एक और क्वेश्चन कर दो तुम मेरे लिए. इतना लिख के हो गया? यस सर. Yes. सर हो गया. यस सर. ठीक. मेरे लिए बस तुम ये क्वेश्चंस और कर दो अभी हाल फिलहाल. लेट्स जस्ट डू दिस क्वेश्चन. एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और फिर मुझे आंसर करो, है ना. एक से ज्यादा चॉइस है करेक्ट उसका.
एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है। यस, देखो एक बच्चे ने मुझे आंसर भी बताया है। यश, आशका, तुम्हारा आंसर सही था। If Cl2 and PCl3 can react to form PCl5 according to following reaction, in tube of A355, नहीं नमन, तेरा आंसर सही नहीं है बेटा। 355 ग्राम of Cl2 is taken in a tube B and this much, अच्छा एक ट्यूब में इतना लिया है, दूसरे ट्यूब में उतना लिया है। If half of the mass of gas A is transferred to B, reaction took place in B. After the reaction is completed, half of the mass of mixture of B is again transferred to A, causing some reaction in a container. अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नोड रिवर्सिबिलिटी है ना। हरिप्रिया, नहीं बेटा, तेरा आंसर भी सही नहीं है। मतलब यहाँ लेट्स से मैं एक ट्यूब ए ले लेता हूं। उदय, नहीं बच्चे, यहाँ लेट्स से मैंने एक ट्यूब ए ले लिया है और यहाँ मैंने ट्यूब बी ले लिया है और साइमल्टेनियसली फिर से मैंने यहाँ लेट्स से ट्यूब ए ले लिया है और फिर से लेट्स से मैंने यहाँ लेट्स से ट्यूब बी ले लिया है ना। ये जो अब स्टोरी, यस सुयश, तेरा आंसर सही है। तो जो स्टोरी को दी हुई है, यहाँ मेरे पास Cl2 है और यहाँ मेरे पास PCl3 है। अच्छा, 355 मींस 5 मोल्स ऑफ Cl2 है कि नहीं है स्टार्टिंग में? ये 5 मोल ऑफ Cl2 है और PCl3 के कितने मोल्स हैं बेटा सब मिला के? 10 मोल्स हैं। अच्छा, PCl3 के ये सब मिला के 10 मोल्स हैं। सो हाफ ऑफ द मास ऑफ A मींस हम लोगों ने किया क्या, यहाँ से मैंने 2.5 मोल्स यहाँ डाल दिए। 2.5 मोल्स ऑफ Cl2, तो यहाँ जो बच गया बस वो 2.5 मोल बचा। अच्छा, यहाँ दोनों का मैंने रिएक्शन होने दिया भाई। दोनों के रिएक्शन से मेरे पास PCl3 कितना बच जाता? 7.5 मोल और PCl5 कितना बन जाता? 2.5 मोल। अब इसका मैंने आधा पार्ट वेसल बी का वेसल ए में ट्रांसफर कर दिया है ना। तो इस इंस्टेंट पे मेरे पास PCl3 कितना था? PCl3 and Cl2 फिर से कंबाइन कर सकते रहेंगे ना। ये मेरे पास 2.5 बच गया था। PCl3 जब यहाँ आधा आया तो 7.5 का हाफ कितना होता है? 3.75। यस सर, 3.7। ये 3.75 और यहाँ पहले से ही PCl5 कितना आ गया था? 1.25 और यहाँ मेरे पास PCl3 बच गया था 3.75 और PCl5 मेरे पास बच गया था 1.25। यस, क्लियर है? सर हाफ ऑफ मिक्सचर मतलब दोनों का आधा आधा, ऐसे कंबाइनली आधा मिल रहा है। नहीं, कंबाइनली आधा नहीं बेटा, अगर ऐसा लग रहा है तो आधा आधा ही ट्रांसफर करेगा ना, फिर जब सेम आधा लिखा है तो, है ना। अच्छा, डू यू थिंक इन दोनों में फिर से रिएक्शन होता तो ये Cl2 0 बच जाएगा? ये कितना बच जाता? 1.25, 1.2 है ना, 1.2 ही बचेगा ना, 1.25 और PCl5 कितना बन जाएगा सब मिला के? 2.5 प्लस दिस विल बी 3.75। यस और नो?
यस सर। पर ये लास्ट वाला Yes, नहीं sir. समझा। बेटा ये PCl3 और Cl2 फिर से रिएक्शन करेंगे ना वेसल ए में। भाई वेसल sir. ए में भी तो सेम रिएक्शन वापस होगा। यस सर। तो मेरे पास 2.5 Cl2 के साथ PCl3 का 2.5 यूज हो जाएगा, तो PCl3 का 1.25 बच जाएगा वहां, और PCl5 का 3.75 बन जाएगा, ऐसे करके, है ना। यस लिख के हुआ ये। तो मेरे पास आंसर क्या क्या है उसमें। ट्यूब ए मींस एक तो ए ऑप्शन पक्का पक्का सही है और सी ऑप्शन पक्का पक्का सही है ना। सो योर आंसर शुड बी ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। बढ़िया।